दंगल के दिग्गज में आज हम आपको मिलवा रहे हैं उत्तराखंड की सियासत में खासा रुतबा रखने वाले सतपाल महाराज से। सतपाल महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करीब 2 दशकों तक कांग्रेस में रहे सतपाल महाराज अब उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी के चहेते चेहरे माने जाते हैं। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे सतपाल महाराज धुआंधार चुनावी दौरों पर हैं और उनके इस टाइट शेड्यूल में न्यूज स्टेट की टीम जा पहुंची सतपाल महाराज के पास, ये जानने के लिए कि किन तैयारियों और किन एजेंडों के साथ सतपाल महाराज चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। दंगल के दिग्गज का सफर आज शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सतपाल महाराज साहब के साथ। सतपाल महाराज यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए सतपाल महाराज इस समय अकेले ऐसे बड़े नेता हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी पार्टी जीते तो सरकार में चीफ मिनिस्टर बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है उनके साथ। देखते हैं उनके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। सतपाल महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सतपाल महाराज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सतपाल जी आपको बहुत शुक्रिया। हम उत्तराखंड के पहाड़ों पर से ऊपर से चल रहे हैं, लेकिन इतनी सरकारें यहाँ पर बनी हैं, उत्तराखंड का जब से नया राज्य बना उस विजन को लेकर कोई काम नहीं हुआ। क्या आपका विजन है कि हम पहाड़ को एक नए तरीके से देख सकें? निश्चित रूप में यहाँ की जो हिमाच्छादित गगनचुंबियाँ हैं इनसे हम प्रेरणा लेते हैं और पहाड़ की चोटियों को चूमते हुए वादियों को निहारते हुए जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी चंद्रबदनी का मंदिर था, इसको हम लोगों का प्रयास होगा कि यहाँ पर उत्तराखंड में कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी तो जितने यहाँ के तीर्थ स्थान हैं उनको हम धार्मिक पर्यटन में एक सर्किट में लेने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड एक टूरिज्म का हब बने और इस पे स्कीइंग के पोटेंशियल को हम डेवलप करें। अगर स्कीइंग का पोटेंशियल डेवलप होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड पूरे भारत देश के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होगा। यहाँ पर स्विट्जरलैंड की जो टेक्नोलॉजी है, जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्कीइंग की, वो लाने का हम प्रयास करेंगे। इतनी सरकारें आई, इतने मुख्यमंत्री बन गए, सभी पार्टियों की सरकार रही, सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये जो विकास का वनवास है वो क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? वो निश्चित रूप में खत्म होगा। मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो उनका गुजरात का मॉडल और जो केंद्र में वो काम कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर के उत्तराखंड का वनवास जो है, विकास का वनवास, ये भी खत्म होगा। पहाड़ों का अंधेरा दूर होगा, सूरज निकलेगा और पहाड़ों पर कमल खिलेगा। पहाड़ों से कि जब ऊंचाई से हम देख रहे होते हैं तो पहाड़ बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जो ज़मीन है वो बड़ी पथरीली होती है। ज़मीन के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। यहाँ पर हमें पलायन रोकना होगा। पलायन जो रुकेगा उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। हमारे अस्पताल हैं तो वहाँ डॉक्टर हमें रखने होंगे, अगर स्कूल हैं तो वहाँ पर टीचर रखने होंगे, ताकि किसी के अंदर ये भावना ना हो कि मुझे अपनी इलाज कराने के लिए या मुझे पढ़ने के लिए नीचे जाना पड़े। हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा बात होती रहती है, बहुत सारी बातें हुई, अभी रावत साहब ने भी कुछ धरना भी दिया, कुछ परेशानियां भी हुई। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को यानी डेवलपमेंट को और एनवायरनमेंट को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, आप ऐसा समझते हैं? ऐसा है, मैं ये नहीं मानता। आपने देखा होगा ये जो डैम आप देख रहे थे ये श्रीनगर में है और जो केदारनाथ का हादसा हुआ उसका सारा दंश इस डैम ने झेला। अगर ये डैम नहीं होता तो मैं समझता हूँ हरिद्वार, ऋषिकेश नहीं रहते। तो डैम ने बहुत बड़ा हिस्सा पानी का रोक करके नीचे बचाया है, तो ऐसा नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि हमारी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं इसके अंदर जो जगह जगह नदियाँ हैं, नयार है, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, इन नदियों पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसका हम टैप कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, यहाँ पर बहुत धूप पड़ती है, सोलर एनर्जी को हम बहुत बड़ी तरीके से टैप कर सकते हैं। हम लोगों के मकानों के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं
जिससे जितनी बिजली उनको चाहे वो इस्तेमाल करें और बाकी ग्रिड में चली जाए और उनको पैसा मिल जाए। आपने अभी केदारनाथ का जिक्र किया। केदारनाथ की जो घटना हुई, इतने लोग मारे गए, इतना जानमाल का नुकसान हुआ। ज़्यादातर सरकार की रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट की रिपोर्ट कहते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, आइडिया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। आपका समझ ऐसा है, ये जो आप सारे हिमालय की चोटियाँ देख रहे हैं, बर्फ़ का भंडार देख रहे हैं, ये हमारा वाटर टैंक है। ये हमारा वाटर टैंक है और जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ये पानी जल्दी से पिघलेगा। जब ये पिघलेगा तो जो हमारे चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के ऊपर है वो फट गया, तो सरकार को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सर, ज़्यादातर ये देखा गया कि उत्तराखंड का जब निर्माण किया गया तो पहाड़ की चर्चा की गई, और जो नेता है राजनीति में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेता हैं, उनका ज़्यादा जुड़ाव मैदानों से रहा है। अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री वो तो मैदान से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब मैदान से ही सारा ध्यान रखना था तो फिर अलग राज्य बनाने की क्या जरूरत? हरीश रावत जी कहते थे, मैं गार्ड गदेरों का बेटा हूँ, मैं पहाड़ का पुत्र हूँ। आज दुर्भाग्य से वो मैदानी इलाके में चले गए हैं, पहाड़ से लड़ नहीं पा रहे हैं, और विकास के जो बड़े बड़े वायदे किए थे वो खोखले साबित हुए हैं। लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें कहा कि मनचाहा मंत्रालय ले लो, 25-30 करोड़ कमा लेना, मैं आंख बंद कर लूँगा, ऐसी शपथ तो उन्होंने नहीं ली थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो लोग सब चीज़ देख रहे हैं, और अवैध खनन हुआ और ज़मीन को, नदियों को खोदा गया, यहाँ पर जो है कई शराब घोटाले हुए। तो ये देखते हुए लोग आज परिवर्तन की बयार बह रही है, और हमारा जनता से एक वायदा है कि आप सरकार बदलिए, हम व्यवस्था बदलेंगे। और आज आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के टाइम में लोग रामपुर तिरहा गए, लोगों ने अपनी मांग रखनी चाहिए कि हमें उत्तराखंड दो। उनके साथ क्या हुआ? हमारी बहनों को दौड़ा दौड़ा कर निर्वस्त्र किया गया, अपमान किया गया, भूतपूर्व सैनिकों पर डंडे मारे गए, लड़कों की छाती छलनी कर दी गई। और आज उसी सपा के साथ कांग्रेस हाथ मिला के यूपी में लड़ रही है। आज जनता को जानना चाहिए कि जिस सपा ने अत्याचार किया, सपा तो साफ ही हो गई, आज कांग्रेस जब उसके साथ खड़ी है तो कांग्रेस का भी उत्तराखंड से सफाया होगा। सर, आपने कहा कि छोटा राज्य है, जनता, मुख्यमंत्री कार्यालय है, सब लोग जानते हैं कि क्या कर रहा है मुख्यमंत्री। एक ऐसे ही मुख्यमंत्री थे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, कांग्रेस ने उन्हें हटा दिया, अब वो आपके साथ बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा जो भी आरोप लगते हैं उनकी जांच होनी चाहिए। मैं जांच से घबराता नहीं हूँ। जिस पे भी जांच लगे हैं, जांच हो, मैं जानता हूँ, जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं किसी को बचाना नहीं चाहता, जिसने जो किया है वो जांच के अंदर आना चाहिए। बचाना क्या, वो आपकी पार्टी में आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको तो रोकना चाहिए था कि ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों को यहाँ पर नहीं लाया। ये तो ऐसा है ना कि ये तो जांच होनी चाहिए। जब कोई आरोप लगाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो आरोप हमें लगाने नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बना है, उसमें वो सब लोग आ गए जो कांग्रेस में पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे या आरोपी थे, वो सब आपके साथ आ गए। ऐसा है, आप जानते हैं कि जब लड़ाई होती है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। रावत जी का मैं आज बयान पढ़ रहा था कि हमने जनता का विश्वास जीता है। आपने देखा होगा अपने नेताओं का, अपने सहयोगियों का विश्वास तो वो जीत नहीं सके, जनता का क्या विश्वास जीतेंगे? सतपाल महाराज को लोग आध्यात्मिक गुरु के तौर पर, संत के तौर पर भी देखते हैं, तो संतों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो सांसारिक नियम है उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर काम करें। संत तो हमेशा फॉरगिवनेस का विचार रखते हैं। संत ये कहते हैं कि आदमी का हृदय परिवर्तन करो, और हृदय परिवर्तन के लिए हमें पेड़ों को नहीं बदलना, हृदय परिवर्तन के लिए हमें आकाश को नहीं बदलना, हमें मानव का हृदय बदलना है। आज जो हमारे साथ आए हैं उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं सबको कह रहा हूँ, हृदय परिवर्तन होगा तो हम आगे बढ़े। 2002 में तो आपने सद्भावना यात्रा निकाली थी गोधरा के मामले को लेकर, आप मोदी जी का? नहीं, हमारी यात्रा सद्भावना यात्रा थी और उसमें सद्भावना का संदेश था। और सद्भावना का संदेश ये होता है, सब मिल के देश को बनाओ, सब मिलकर देश का निर्माण करो, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और मोदी जी 125 करोड़ की जो बात करते हैं वो निश्चित रूप में सबको साथ लेने की बात करते हैं। उस वक्त गुजरात का नुकसान हुआ तब आपने सद्भावना यात्रा
हाँ, मैंने उस समय निकाली थी सत्पाल। जी हाँ। अभी लोग कह रहे हैं कि आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हो, आप भी जैसे कह रहे हैं, संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन लोग कहते हैं कि सरकार किसी की बने, पार्टी के लोग तो कांग्रेस के ही होंगे, यानी कांग्रेस की सरकार बने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास इसमें ऐसा विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का, ऐसा कांग्रेस का, लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस का, ऐसा है। सब मिलके जब बनाएंगे ये जो आपने लोगों के पद बताए हैं, ये पद सब लोग विधायक बन करके काम करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पूरी तरीके से भाजपा का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो प्रधान रहेगा। अभी बीजेपी की इस पूरी पार्टी में उत्तराखंड में 4 लोग पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हरीश ये विजय बहुगुणा जी हैं, निशंक जी हैं, कोश्यारी जी हैं, खंडूरी जी हैं। तो 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में जब सरकार बनने का नंबर आएगा तो बहुत झगड़ा फसाद होने की संभावना लगती है। ऐसा है, हमारे जो बड़े नेता हैं ये इस बात को तय करेंगे, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह इस बात को तय करेंगे। हमारा रूप जो है वो तो विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप में हमारे कोश्यारी जी हैं, निशंक जी हैं, बहुगुणा जी हैं, खंडूरी जी हैं, सबका योगदान प्राप्त होगा, और सबके योगदान को प्राप्त करके पूरे उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। एक बात मैं कहूँगा, कांग्रेस के पास चेहरा है, हरीश रावत का चेहरा है, जो दागी चेहरा है, और भ्रष्टाचार की छींटे लगे हुए हैं जिसके ऊपर मैं तो ये कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम भगवान ऐसा चेहरा किसी पार्टी को न दे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारे बड़े नेता तय करेंगे। पार्टी ने क्यों चेहरा तय नहीं किया? सतपाल महाराज जैसा चेहरा है जो दागी नहीं है, ऐसा क्यों तय नहीं किया कि सतपाल महाराज कैंडिडेट? हमारे पार्टी के नेता, देखिए, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है। भाजपा के अंदर जो मैं देख रहा हूं, जो इसके अंदर विश्वास है, लोगों के अंदर जो काम करने की क्षमता है, हर हमारे कार्यकर्ता के अंदर पोटेंशियल है मुख्यमंत्री बनने का, और विराट स्वरूप हमारी पार्टी का है। सर आ गया 9 मामों का भांजा है ना, वो भूखा रहता है, ऐसा कहते हैं कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसा है, भूखा भी रह जाता है, और ज़्यादा लोग खाना खिलाते हैं तो उसको ज़्यादा मिल भी जाता है। जब ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं तो उस बच्चे को ज़्यादा जो है उपहार मिलते हैं, ऐसा भी देखा गया है। करीब 30 मिनट के हेलीकॉप्टर में सफर के बाद हम देहरादून से चमोली जा पहुंचे, जहां हम लगातार सतपाल महाराज की जनसभाओं की पल पल की खबर लेते रहे। इस दौरान हमने उनके काफिले की गाड़ी में मौजूद लोगों से भी बात की। मोदी लहर है, फिर विकास कार्यों का है, फिर वो प्रोफेसर जी का क्या रहता है कि वो 25 दिन तो स्कूल पढ़ाते हैं, 5 दिन क्षेत्र में रहते हैं, न उनका यहाँ घर है न मकान है। अच्छा। और केवल चुनाव लड़ने यहाँ आते हैं, और हमारे प्रत्याशी जी पूरे यहीं के हैं, समर्पित राजनीति है। वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनवाया, वाजपेयी जी ने जिस मकसद से बनवाया था उसका कोई सपना पूरा हुआ उनका? उसी का सपना पूरा करने के लिए मोदी जी हैं। वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया, और इसको संवारने का जो काम करेंगे मोदी जी कर रहे हैं। उत्तराखंड का विकास के लिए ही मोदी जी हैं। सतपाल महाराज के काफिले के साथ अब हम जा पहुंचे चमोली जिले की थराली विधानसभा। यहाँ पहले से सैकड़ों कार्यकर्ता सतपाल महाराज के स्वागत को तैयार थे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर मैं विजयी होऊंगा, मैं उस मोटर मार्ग को घाट से मिलाऊंगा मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों। इस दौरान सतपाल महाराज ने पहाड़ पर हो रहे पलायन की पीड़ा को भी जोर शोर से उठाया। साथ ही लोगों से अपील भी की कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाए। मगन लाल शाह जी को विजय बनाइए। हमारे पहाड़ में बड़ा पलायन हो रहा है, पहाड़ हमारी खाली हो रहे हैं, गांव हमारे सूने हो रहे हैं। इस पलायन को रोकना होगा। हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, उन नौनिहालों को दरवाजे पर ही रोजगार देना होगा, और महिलाओं का सशक्तिकरण करना होगा। अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सतपाल महाराज ने हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की जो बीजेपी की थैली में वोटों को गिरा सके। आपको पता है, इतिहास के अंदर सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने किया, लंका को जला करके वापस आ गए। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने सेना को आदेश दिया, और हमारी सेना गई, सारे आतंकवादियों के लॉन्च पैड को ध्वस्त करने के बाद भारत में आ गई।
सतपाल महाराज के साथ इस सियासी दंगल में हमें पहाड़ की एक कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा और वो हकीकत थी ये सड़कें, जहां बमुश्किल ही आगे बढ़ा जा सकता था। विकास का सपना लेकर एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छोटे राज्यों का गठन किया और उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड के विकास का सपना पूरा नहीं हो पाया है। इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि यहाँ पर सड़कें तो कम से कम बन जाएं। एक विधानसभा क्षेत्र के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए 2 विधानसभा क्षेत्रों को पार करना पड़ता है। पहाड़ पर विकास की बयार बही इसी मकसद के साथ कभी इस राज्य को बनाया गया था, लेकिन चमोली जिले के जिस इलाके में हमारी टीम पहुंची थी वहां विकास की किरण कोसों दूर दिखाई दे रही थी। चमोली का ये इलाका नंदा देवी का सिद्धपीठ माना जाता है। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन लगातार सरकारें और मुख्यमंत्री बदलने से यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया। सियासी महत्वाकांक्षाएं उत्तराखंड में भी सिर चढ़कर बोलती हैं। यहाँ की सभाओं में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला जब सतपाल महाराज जनता को संबोधित कर रहे थे। 500 का नोट दे करके बच्चे पत्थर मारते थे, सेना के सैनिकों के खोपड़ी फट जाती थी, आंखें निकल जाती थी, तिरंगा जलाया जाता था। परंतु नोटबंदी के बाद इन सब बातों पर लगाम लग गई है। इस दौरान हमें सतपाल महाराज का एक और रंग देखने को मिला और वो रंग था पीएम मोदी का उन पर प्रभाव। वो उन्हीं के स्टाइल में उन्हीं की तरह जनता से मुखातिब हो रहे थे। इनको मैं माला पहना दूं, माला पहना दूं, माला पहना दूं। सतपाल महाराज इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि वो बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार की रफ्तार को बढ़ाते जा रहे हैं। बीजेपी ने भले ही उत्तराखंड में किसी को सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया हो, उसका ऐलान नहीं किया हो, लेकिन सतपाल महाराज अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वो अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सभाएं कर रहे हैं। अपने सफर के बाद हमारी टीम एक बार फिर हेलीकॉप्टर में सवार हुई और एक बार फिर शुरू हुआ तीखे सवालों का सिलसिला। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि नोटबंदी का नुकसान भी हो सकता है चुनावों में? नोटबंदी का नुकसान चुनाव में नहीं है। लोगों को समझाना जरूरी है कि मोदी जी ने क्या किया है, क्योंकि देश के जो सुदूर क्षेत्र में लोग बसते हैं इन्हें मालूम होना चाहिए कि मोदी जी ने नोटबंदी करके कितना बड़ा काम किया है। एवरी स्मॉल पर्सन शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। और इससे लोगों को पता चलता है कि भाई अब जो पैसा जिस पर लोगों ने टैक्स दे दिया है, ये पैसा उनके विकास में खर्च होगा, उनके बच्चों के विकास में खर्च होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जब विधानसभा बनने वाली होती है और एक परंपरा ये मानी जाती है कि विधायक जो दल है वो अपने विधायक का चुनाव करे, नेता का चुनाव करे, और पार्टियां ये मानती हैं कि विधानसभा के लिए यदि विधायक ही नेता बने तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है? ऐसा है कि हमारे नड्डा जी ने कहा था कि जो भी विधायक में से ही इसमें नेता चुना जाएगा, जो नेता होगा पार्टी का, ऐसा हमारे नड्डा जी ने कहा है। इसके उपरांत भी जो हमारे अमित शाह जी और हमारे मोदी जी हैं, ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो भी हमारे स्टेट के लिए हितकर होगा ये सोचेंगे। क्योंकि छोटी स्टेट है उत्तराखंड और यहाँ पर फिर से एक उपचुनाव कराया जाए, उससे बेहतर है कि और जो विधायक चुना गया है वो उस पूरे माहौल से उसकी रेस्पॉन्स समझ में आ रही है। यही हमारी पार्टी का व्यू है। यही हमारे नड्डा जी ने कहा था कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अभी आपको लगता है कि यदि उत्तराखंड में पार्टी किसी को कैंडिडेट के तौर पर पेश करती, चेहरा सीएम कैंडिडेट का पेश करती, तो ज़्यादा फायदा होता? ऐसा है कि जब पहले पहले चुनाव हुए थे उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। ये पार्टी का अपना स्ट्रेटजी होती है, किसी को चेहरा बनाए किसी को चेहरा ना बनाए, ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पार्टी की स्ट्रेटजी रही और हमने ये माना कि भाई प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो इतना सशक्त है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। तो पार्टी सबको साथ लेके चली है और इसी
स्ट्रैटेजी से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि यहाँ पर पहले ही 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो पार्टी को लगा कि उससे नुकसान हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। सबकी योग्यता देखी जाएगी, सबका योगदान दिया जाएगा। ये तो राजसू यज्ञ है, राजसू यज्ञ में सभी आहुति देंगे। जैसे आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में भी आप बड़े नेता के तौर पर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां मिली। अब यहाँ आप केंद्र सरकार में काम नहीं देख रहे और एक पूरे जो और मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो केंद्र में काम देख रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि सतपाल महाराज जो है वो इस पार्टी के चेहरा होंगे। पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। मैं यहाँ कैंपेन कर रहा हूँ। 15 तारीख को कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग यूपी में कैंपेन करने जाएंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पार्टी किसी व्यक्ति को उत्तराखंड में भी इस्तेमाल कर रही है, यूपी में भी इस्तेमाल कर रही है, और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। तो पार्टी के लिए हम लोग समर्पित हैं और इसी भावना से काम करते रहेंगे। पार्टी ने काम दिया, ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ संत जो होते हैं वो हमेशा चुनौतियाँ स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप संत हैं, आध्यात्मिक गुरु है, तो ये चुनौती लेने के लिए तैयार है? ये तो प्रश्न आपको बड़े नेताओं से करना चाहिए। हम लोग तो ये चाहेंगे कि ये देवभूमि संस्कार भूमि बने। तो चाहिए कि आपको शुभकामनाएं हैं कि आपके नेतृत्व में सरकार है।